वेलकम टू आवर इग्नू कोर्स क्लासेस। आज हम BFTI 073 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। इस क्लास का पर्पस है कि आपको टॉपिक क्लियर और इजी लैंग्वेज में समझ आए। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट। पहली यूनिट है फैब्रिक की समझ और उनकी सोर्सिंग। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके परिचय और उद्देश्य को। फैशन डिज़ाइन की दुनिया में फैब्रिक केवल एक सामग्री नहीं बल्कि यह डिज़ाइन की आत्मा है। किसी भी फैशन डिज़ाइनर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कपड़े की बनावट, उसके गुणों और उसे खरीदना कहाँ से है, यानी कि उसकी सोर्सिंग कैसी है, इसकी कितनी गहरी समझ है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको यह समझाना है कि अलग अलग धागों से कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े की तकनीकी बारीकियाँ क्या होती हैं और एक व्यावसायिक डिज़ाइनर के रूप में सही कपड़ा चुनने की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए अब देखते हैं फैब्रिक सोर्सिंग का महत्व, यानी कि फैब्रिक सोर्सिंग जो है वो फैब्रिक उद्योग के लिए कितनी ज़रूरी है। तो फैशन उद्योग में फैब्रिक एक अनिवार्य कच्चा माल है। सोर्सिंग का मतलब सिर्फ कपड़ा खरीदना नहीं है बल्कि सही गुण वाला कपड़ा सही कीमत पर प्राप्त करना है। सोर्सिंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कपड़ा ही तय करता है कि डिज़ाइन कैसा दिखेगा, वह कितना टिकाऊ होगा और उसकी कीमत क्या होगी। चूँकि फैशन का व्यवसाय केवल मिलों से नहीं बल्कि दलालों और थोक विक्रेताओं से भी जुड़ी है। चूँकि सोर्सिंग की रणनीतियों को समझना व्यावसायिक सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फैब्रिक सोर्सिंग की बात होती है तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फैब्रिक क्या होता है, यानी कि फैब्रिक का परिचय जानेंगे। तो फैब्रिक जो है वो फैब्रिक फैशन डिज़ाइनिंग की बुनियादी ज़रूरत है और हर तरह का परिधान हर तरह के कपड़ों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कपड़ा बनाने के लिए कपड़े के गुण, उसकी दिखावट, उसके इस्तेमाल को निर्धारित करते हैं। चलिए फैब्रिक बनाने के तरीकों की भी बात करते हैं। तो फैब्रिक बनाने के यानी कि जो कपड़ा है वो मुख्य रूप से 3 तरीकों से बनाया जाता है। सबसे पहले आता है बुनाई यानी वीविंग, दूसरा है बुनना यानी निटिंग और फेल्टिंग या बिना बुने हुए तरीके यानी कि नॉन वेविंग। बुनाई की बात करें तो बुनाई में दो धागों को समकोण यानी परपेंडिकुलर पर एक दूसरे के साथ गूंथा जाता है। इसमें लंबे धागे को ताना और चौड़े वाले धागे को बांधना या फिलिंग यार्न कहा जाता है। यह काम करघे पर किया जाता है। बुनाई की कई विधियां हैं, जैसे नंबर 1 पे आती है सादा बुनाई। सादा बुनाई जिसमें एक बाना एक ताने के ऊपर और फिर नीचे से गुजरता है। इसके एग्जाम्पल में सिफॉन या पॉपलिन, जो एक कपड़ा होता है जो फैब्रिक है सिफॉन या पॉपलिन, वो सादी बुनाई से बनाया जाता है। नंबर दूसरे पे आता है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई में धागा एक खास पैटर्न में चलता है जिसमें कपड़े पर तिरछी रेखाएं बनती हैं। जैसे आज के टाइम पे हम लोग बहुत यूज़ करते हैं डेनिम। डेनिम का जो डेनिम फैब्रिक है वो ट्विल बुनाई से बनाया जाता है। तीसरे पे आता है सैटिन बुनाई। जो सैटिन बुनाई अपनी चमक के लिए जानी जाती है क्योंकि इसमें धागे लंबे अंतराल पर एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं। इसके अलावा डोबी बुनाई, इससे छोटे ज्यामितीय डिज़ाइन बनते हैं। पाइल बुनाई, इससे मखमल जैसे उभरे हुए कपड़े बनाए जाते हैं। जैकार्ड बुनाई से बहुत ही जटिल और बड़े डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और लेनो बुनाई से हल्का और जालीदार कपड़ा तैयार होता है। बुनाई की बात हो गई आज। अब आगे बात करते हैं बुनना यानी कि निटिंग की। निटिंग में निटिंग में धागे के फंदे बनाकर उनकी एक चेन बनाई जाती है। इसमें फंदों को क्षैतिज श्रृंखला को कोर्स और ऊर्ध्वाधर कॉलम को बेल कहा जाता है। निटिंग 2 प्रकार की होती है, बाने की निटिंग और ताना की निटिंग। बाने की निटिंग जिसमें धागा चौड़ाई पे चलता है और ये हाथ से या मशीन से हो सकती है, जैसे मोजे या स्वेटर। ताने की निटिंग यानी कि वर्प नाइटिंग में इसमें धागे लंबाई में लंबवत चलते हैं और इससे त्रिकॉट या रॉसेल जैसे कपड़े बनते हैं। फेल्टिंग और बिना बुने हुए कपड़े।
फेल्टिंग में ऊन के रेशों को गर्मी, दबाव और नमी की मदद से आपस में फंसाकर कपड़ा बनाया जाता है। बिना बुने हुए कपड़े मशीनों या रसायनों से जोड़े जाते हैं, जिनका उपयोग इंटरलॉकिंग, डायपर या टी बैग बनाने में होता है। इसके अलावा लेस को सुई से फंदे बनाकर बनाया जाता है। नेट को गांठों या फ्यूजिंग से जालीदार बनाया जाता है। और ब्रीडिंग में 3 या अधिक धागों को रस्सी की तरह गूंथकर सजावटी कपड़े बनाए जाते हैं। अब फैब्रिक विनिर्देशों की मुख्य बातें। तो फैब्रिक जो हो उसको सही ढंग से समझने के लिए, यानी कपड़े को सही ढंग से समझने के लिए उसकी कुछ तकनीकी मानकों को जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रेन ग्रेन कपड़े में धागों की दिशा को ग्रेन कहते हैं। लंबाई में चलने वाले ग्रेन को लेंथ वाइज ग्रेन और चौड़ाई में चलने वाले को क्रेस वाइज ग्रेन यानी कि बाना कहते हैं। जो कोण लंबाई और चौड़ाई के बीच नहीं होता है उसे बायस कहते हैं। बायस कट सबसे ज़्यादा खिंचता है और कपड़े को शरीर पर बहुत सुंदर तरीके से ढालता है। फैब्रिक हैंड कपड़े की एक मानक चौड़ाई होती है जो आमतौर पर 36 से 108 इंच तक हो सकती है, जिसमें 45, 54 और 60 इंच सबसे आम है। कपड़े की चौड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसका अंतिम उपयोग क्या है, जैसे लाइनिंग के लिए अलग और भारी कपड़ों के लिए अलग चौड़ाई ली जाती है। फैब्रिक का वजन। कपड़े के वजन को जीएसएम में नापा जाता है, यानी कि ग्राम प्रति वर्ग मीटर में नापा जाता है। जीएसएम जितना अधिक होगा कपड़ा उतना ही सघन और भारी होगा। हल्के कपड़े यानी कि जो कपड़े 30 से 150 यानी कि 30 से 150 जीएसएम, जैसे सिफॉन गर्मियों के लिए होते हैं। मध्यम वजन के जो कपड़े होते हैं वो 150 से 350 यानी कि 150 से 350 जीएसएम के बीच में होते हैं, जैसे कि सॉटन का कपड़ा। और भारी कपड़े जो 350 के ऊपर होते हैं, यानी 350 जीएसएम के ऊपर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लें तो डेनिम या कैनवास के जो फैब्रिक होते हैं वो उनका जो वजन होता है वो 350 प्लस होता है। अब आएंगे, बात करेंगे फैब्रिक ब्लेंड्स की। तो जब दो या दो से अधिक अलग अलग धागों को मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है तो उसे ब्लेंड कहते हैं। ऐसा लागत कम करने, मजबूती बढ़ाने या कपड़े को आसानी से रंगने के लिए किया जाता है, जैसे टेरिकॉट, यानी कि जो पॉलिएस्टर और कॉटन से मिलके बनता है उसको बोलते हैं टेरिकॉट। जो टेरिकॉट कपड़ा होता है वो ऐसे बनाते हैं जिसमें उसकी जो लागत है वो कम आती है और लेकिन उसकी जो मजबूती है वो अधिक बढ़ जाती है। फैब्रिक की रंगाई और फिनिशिंग। कपड़े को पूरी तरह रंगना पीस डाइंग कहलाता है। और कुछ खास तकनीकों जैसे बाटिक, जिसमें मोम का यूज़ करते हैं, उससे बाटिक बनाते हैं। बंधेज में धागों से उसको बांध देते हैं तो उसको बंधेज बोलते हैं। सिबोरी और इकत से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसके बाद कपड़े को अंतिम रूप देने के लिए फिनिशिंग की जाती है। इसमें बिटलिंग, कैलेंडरिंग, ब्रशिंग और रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। बिटलिंग में इसमें क्या करते हैं, इसमें कपड़ों में चमक लाने के लिए हथौड़े से उसमें प्रहार किया जाता है। और कैलेंडरिंग में उसको चिकना करने के लिए उसके ऊपर गर्म रोलर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा चिकना हो जाए। ब्रशिंग में क्या करते हैं कि जो उसकी जो वो लेयर होती है, उसकी जो सतह होती है उसको फूला हुआ बनाते हैं, जिससे वो थोड़ी सी और भारी दिखे और सघन दिखे। और रासायनिक प्रक्रियाएं जिसमें प्लिसे और डेवोर वेलवेट बना के करते हैं, उससे इससे इसको फिनिशिंग देते हैं। सामान्य रूप से उपलब्ध फैब्रिक जो नॉर्मली बहुत मार्केट में बहुत यूज़फुल होती है, उसके लिए जो वोकेबलरी है यानी कि जो उसकी शब्दावली है उसके बारे में जानेंगे। फैशन की दुनिया में अलग अलग कपड़ों को उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बॉटिस्ट, ये एक बहुत ही पतला मलमल जैसा कपड़ा होता है। ब्रोकेट, ये भारी और उभरे हुए डिज़ाइन वाला कपड़ा है। बरकम, ये स्टार्च की वजह से थोड़ा कड़ा होता है। बरलैप एक मोटा और खुरदरा कपड़ा है। कैलिको हल्का सूती प्रिंटेड कपड़ा है, जबकि कैम्ब्रिक हल्का और चिकना होता है। कैनवास बहुत मजबूत होता है। कैसमेंट है हल्के न्यूट्रल रंगों वाला कपड़ा है। कश्मीरी रेशम जैसा नरम होता है। और चीज़ क्लॉथ
जो फैब्रिक है वो हल्का और नरम होता है। शिफॉन ये बहुत पारदर्शी और हवादार होता है, जबकि कॉर्डरॉय में रिब्स होती हैं, यानी कि उसमें धारियाँ बनी होती हैं। क्रेप क्रेप की सतह मुड़ी हुई और दानेदार होती है। डमास्क दोनों तरफ से इस्तेमाल होने वाला भारी कपड़ा है। डेनिम ये ट्विल बुनाई वाला मजबूत कपड़ा है। डबल फैब्रिक इसमें दो परतें एक साथ बुनी जाती हैं। ड्रिल इसमें मजबूत और मध्यम वजन का होता है, जबकि डुपिन सिल्क थोड़ा कड़ा कपड़ा होता है। फलालैंड को मुलायम बनाने के लिए इस पर ब्रश किया जाता है। गैबर्डीन सिकन युक्त ऊनी कपड़ा है। गॉज एक जालीदार कपड़ा और जॉर्जेट मुड़े हुए धागों से बना खुरदरा कपड़ा है। जर्सी नीटेड कपड़ा है। लॉन हल्का और क्रिस्प होता है। मद्रास कॉटन भारत से आया धारीदार कपड़ा है। और मेरिनो एक उच्च गुणवत्ता वाला ऊन है। मेस एक जाल जैसा कपड़ा होता है। मोहेर अंगोरा बकरी के बाल से बना हुआ कपड़ा होता है। मलमल ये बहुत हल्का सूती कपड़ा है। ऑडी ये कड़ा और ट्रांसपेरेंट होता है। और ऑर्गेंजा क्रिस्प और पारदर्शी होता है। ऑक्सफोर्ड ये एक हल्का बुना हुआ कॉटन है। प्लिसेस जो है वो सिकुड़ा हुआ कपड़ा है। प्लस की सतह घनी होती है। पॉपलिन में हल्का उभार होता है। और सीर शकर उभरी हुई धारियों वाला कपड़ा है। सीर बहुत हल्का कपड़ा होता है। और टफेटा टफेटा औपचारिक कपड़ों के लिए कड़ा कपड़ा है। और ट्रैप्स्टी भारी और चित्रमय कपड़ा होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनी होती है और थोड़ा सा वो भारी होता है। तिरपाल जलरोधी कैनवास है। और टेरी क्लॉथ बहुत सूखने वाला होता है। ट्विड ये फूला हुआ ऊनी कपड़ा होता है। वेलोर मखमल जैसा होता है। वेलवेट जो है वो सबसे शानदार मखमल होता है, बहुत ही शानदार मखमल है। वेलवेटीन छोटा और घना पाइल वाला कपड़ा है। वाइल हल्का और पारदर्शी होता है। अब जैसा चैप्टर था कि फैब्रिक सोर्सिंग का था, तो अब फैब्रिक सोर्सिंग का पता जाने का। अभी हमने जाना कि फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक मार्केट में कौन कौन से प्रकार के फैब्रिक होते हैं, फैब्रिक डिज़ाइन कैसे होती है, फैब्रिक बनती कैसे है, इस सब के बारे में पढ़ा। फैब्रिक अब हम जानेंगे कि फैब्रिक सोर्सिंग क्या है। फैब्रिक सोर्सिंग फैशन डिज़ाइन उद्योग की एक रीढ़ है, क्योंकि डिज़ाइनर अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के लिए कपड़े पर ही निर्भर रहते हैं। फैब्रिक सोर्सिंग की भूमिका, क्योंकि मार्केट में अब फैब्रिक है, फैशन डिज़ाइन जो इंडस्ट्री है उसमें उसकी रीढ़ है, तो उसकी भूमिका भी जानते हैं। फैब्रिक सोर्सिंग की भूमिका डिज़ाइनिंग से लेकर ब्रांडिंग तक हर जगह है। डिज़ाइनिंग में ये प्रेरणा का स्रोत है। ट्रेंड निर्धारण, जैसे नए फाइबर आ रहे हैं, कौन से नए फाइबर बन रहे हैं, कौन से मार्केट में है, ये जो ट्रेंड निर्धारण है इसमें मदद करता है। और सही नमूना यानी कि जो इसकी सैम्पलिंग क्या होगी उसको बनाने में मदद करता है। यह कपड़े की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जिससे ग्राहक सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें और सही मूल्य निर्धारण में मदद करता है, ताकि इससे जितना भी जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो कमाया जा सके। इसके अलावा यह ग्राहकों की पसंद को पूरा करने, विविधता प्रदान करने, कपड़े की देखभाल को आसान बनाने, ब्रांड की छवि बनाने, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने, खुदरा व्यापारी की ज़रूरतों को पूरा करने और निर्यात के मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि फैब्रिक सोर्सिंग से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, और हमारे जो मार्केट में वो कस्टमर है वो किस टाइप के कस्टमर है, और किस टाइप के कस्टमर्स को किस तरीके का कपड़ा प्रोवाइड कराना है, और जो ब्रांड है उसकी इमेज कैसे बना के रखनी है, और उससे सस्टेनेबिलिटी यानी कि जो एनवायरनमेंट के वो हैं वो अनुकूल रहें, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये सब जो मानक हैं वो सब फैब्रिक सोर्सिंग से डिसाइड होते हैं। वो फैब्रिक सोर्सिंग इन सब में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर फैब्रिक सोर्सिंग के चरण और उनके जो स्टेप्स हैं, उनकी जो रणनीतियाँ हैं, उनकी बात करें तो सोर्सिंग की प्रक्रिया व्यवस्थित चरणों में चलती है, यानी कि उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो चलिए स्टेप्स पढ़ते हैं। शुरुआत में डिज़ाइनर के साथ काम करें। शुरुआत में क्या है, सबसे पहले आप अगर डिज़ाइनर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि डिज़ाइन और कपड़ों का के बीच में जो तालमेल रहेगा वो कैसा रहेगा, वो आपको पता होगा। नमूने के विकास का अवसर लें ताकि कपड़े की उपयुक्तता जांची जा सके। तकनीकी और वाणिज्यिक विनिर्देशों पर निर्णय लें। इसमें फाइबर का प्रकार, रंग, डिज़ाइन,
चौड़ाई, वजन और धोने की क्षमता जैसे निर्णय लिए जा सकते हैं। विक्रेता की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें। आप सीधे मिल या निर्माता से खरीद सकते हैं या उनके प्रतिनिधि, कन्वर्टर्स, प्राथमिक आपूर्तिकला या माध्यमिक आपूर्तिकला से ले सकते हैं। यानी कि आपको जो भी दलाल हैं या उस कपड़े के मिल के जो भी थोक व्यापारी हैं उनसे कैसे लेना है ये आपको चयन करने का सबसे पहले ये भी चयन करें। बाइंडिंग ऑर्डर दस्तावेज तैयार करें। अब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, आपने टेक्नोलॉजी डिसाइड कर लिया, आपको डिज़ाइनर पता है, आपको डिज़ाइन पता है, इसके बाद आपको अब ऑर्डर एक ऑर्डर दस्तावेज लेना है। एक कानूनी अनुबंध है जिसमें क्वालिटी का नाम, फाइबर, चौड़ाई, वजन, रंग, कीमत, मात्रा, शिपिंग, पता और डिलीवरी की तारीख का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। फैब्रिक प्राप्त करें और गुणवत्ता परीक्षण करें। कपड़ा आने पर उसकी जांच करना ज़रूरी है कि कपड़ा वो सही है कि नहीं सही है। रीऑर्डर की तैयारी करें। यदि कपड़ा सफल रहता है तो समय रहते दोबारा ऑर्डर देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ये आज हमने पढ़ा इस इकाई में। आपको फैब्रिक सोर्सिंग के दृष्टिकोण से फैब्रिक के बहुत ही विशाल विषय का एक संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास किया गया है। इस भाग का उद्देश्य था कि आपको फैब्रिक के बारे में जानकारी मिले, फैब्रिक के बारे में जानकारी मिले और फैब्रिक के सोर्सिंग के बारे में जानकारी मिले। आगे ये यूनिट अभी यहीं पे ख़त्म हो रही है। अगली यूनिट में हम देखेंगे डिज़ाइनिंग और बनाने, यानी अगली यूनिट में हम कल देखेंगे कि अगली यूनिट क्या है। चलिए।